फ्रेंड्स, मैं आपको आज भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई भी करंट अफेयर्स, जीके, जनरल अवेयरनेस कुछ भी हो वो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत की प्रमुख नदियाँ, इसका टाइटल है, आपने थंबनेल में पढ़ चुके होंगे। तो चलते हैं। आप देख सकते हैं भारत में जो कि प्रमुख नदियाँ हैं, जो मोस्ट हैं। भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ भारत भूमि को पवित्र करते हुए बहती हैं। भारत की कुछ प्रमुख नदियों की जानकारी यहाँ दी गई है। मैंने बहुत मेहनत से ये पीडीएफ बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख रहे थे सिंधु नदी। सिंधु नदी सिंधु नदी में क्या था कि सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। सिंधु नदी तिब्बत, भारत तथा पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। जैसे कि सिंधु नदी आप जानते होंगे, सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इसका उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है। सिंधु नदी तिब्बत, भारत तथा पाकिस्तान से बहते हुए ये कौन कौन से देश में बहती है कि भारत, तिब्बत में पहले, भारत तथा पाकिस्तान, बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है तथा यह भारत में 992 किलोमीटर लंबी है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। तो यहाँ से आप इसको साइज को मैं कम कर देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं कि आप झेलम नदी सेकंड नंबर पर कौन सी है? झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के निकट बेरनाग नामक स्थान से हुआ है। अगर आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हुए हैं तो आप कॉपी और पेन लेकर भी बैठकर इस जो मैं टॉपिक को बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लें। बेरनाग नामक स्थान से हुआ है। बोलर झील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है एवं भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। यानी इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, लेकिन जो भारत में बहती है ओनली वो केवल 400 किलोमीटर ही है। इसके बाद चलते हैं आगे। ब्यास नदी। ब्यास नदी के बारे में आप जानते ही होंगे। अगर आपने किसी की तैयारी कर रहे हैं आप कोई भी एग्ज़ाम की, तो इस नदी का उद्गम हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से हुआ है। ब्यास कुंड से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। तय करते हुए पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। यह पंजाब में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी। अब चलते आगे। यहाँ से दे सकते हैं कि चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती है। यह पीर पंजाल के समांतर बहते हुए किश्तवाड़ के निकट पीर जंजार में गहरा गाज बनाती है। भारत में चेनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। इसके बाद 5वें नंबर पर है रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है एवं पाकिस्तान के मुल्तान के समीप
चेनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर दूरी तय करके पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। भारत में सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही बना हुआ है। इसकी जो कि उद्गम स्थल 1500 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ये 1050 किलोमीटर बहती है। इस पर ही भाखड़ा नांगल बांध यानी इस पर प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही बना हुआ है। तो अगर आपके में क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्टली कि जो कि भाखड़ा बांध बना हुआ है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि सतलज नदी पर बना हुआ है, गंगा नदी। 7वें नंबर पर है गंगा नदी। तो गंगा नदी जैसे आप जानते होंगे एक पवित्र नदी है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गौमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। ये दे सकते हैं। वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के देवप्रयाग मिलने पर यह गंगा नदी कहलाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है। इलाहाबाद है ना, प्रयागराज, इसका नाम अभी चेंज हो चुका है। प्रयागराज के निकट गंगा से यमुना मिलती है, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि संगम है वो एक तीर्थ स्थल है। इस पर कई 6 साल बाद और 12 साल बाद इसमें कुंभ का मेला लगता है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जो गंगा नदी है वो दक्षिण दक्षिण से पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ से पद्मा कहा जाता है। पर क्या कहा जाता है इसे? पद्मा। तो ये बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। जैसे बांग्लादेश में पहुँचने के बाद यहाँ पर पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसके बाद तो इसका नाम मेघना हो जाता है। इसका नाम यहाँ से मेघना हो जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। जो बाद बाकी है वह बांग्लादेश में चली जाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक इत्यादि हैं। इसके बाद इसके जो गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, ये आपको पता ही होगा, मैंने बताया भी। इसके बाद यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। गंगा और यमुना आपने सुना होगा, जैसे गंगा और यमुना साथ साथ में नाम आता है। मतलब हेल्पर। इसके बाद गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ये लिखा हुआ है, यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है। एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, उससे इसका निर्माण हुआ है, जो बंदरपूंछ पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर देश में बंदरपूंछ। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। यह लगभग 1375 किलोमीटर का सफ़र तय करके इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में टॉन्स, चंबल, बेतवा, कैन तथा काली सिंध आदि शामिल हैं। तो यमुना नदी को भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी माना जाता है।
इसमें ऐसा होता है कि कई सिटी हैं जो कि शहर हैं, उनकी जो गंदगी है जैसे नदी नाले यमुना नदी में ज़्यादा डाले गए हैं, इसलिए ये गंदी हो चुकी है, इसलिए इसमें आगे से प्रदूषित हो चुकी है। इसके बाद आता है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा जिले में चंबल नदी की लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है। यह नदी बीहड़ों गड्ढे का निर्माण करती है। इसके बाद घाघरा नदी। जैसे घाघरा नदी आप जानते हैं, इस नदी का उद्गम मापचाचुंग ग्लेशियर से हुआ है जो तिब्बत के पठार में स्थित है। यह नेपाल के मध्य से बहती है। हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों को पार करते समय यह रासपानी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। घाघरा नदी बिहार में छपारा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। अब आती है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है, यानी इसकी स्टार्टिंग जो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला है वहाँ से हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो इसको लखनऊ है, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गाजीपुर पहुँचते ही ये इसमें नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में। गंडक। इस नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। नेपाल में इस नदी को शालिग्रामी तथा नारायणी नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा में बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। जैसे आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको आपके फ्रेंड्स भी या आपके जो साथ में सहपाठी पढ़ते हैं उनको आपको ये वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे वो भी आपको देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा में बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी की लंबाई लगभग 425 किलोमीटर है। इसके बाद आती है कोसी नदी। जैसे आप देख सकते हैं कोसी नदी का उद्गम प्रारंभिक रूप में 7 धाराओं से हुआ, जो नेपाल, हिमालय, कंचनजंगा पर्वत से निकलती हैं। इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है, जो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए यह नदी भागलपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। ऐसा है कि सभी नदियाँ ज़्यादा से ज़्यादा गंगा नदी में मिल जाती है। सबसे जो लंबी नदी है वो गंगा ही है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो वीडियो में मैंने आपको पहले बता दिया था। कुछ दिनों के बाद मैं इस जो क्लास चल रही है उसको मैं लाइव चलाऊँगा। अगर आप जुड़ सकते हैं तो आप डायरेक्ट जुड़ जाएँ उससे, और आप इस क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट देना पड़ सकता है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 750 किलोमीटर है, 750 किलोमीटर। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है। यह प्रतिवर्ष बिहार में जन धन की अपार क्षति पहुंचाती है। कोसी नदी है जो बिहार में जन धन यानी लोगों और फसलों को तबाह कर देती है, यानी बाढ़ में बह जाती हैं।
इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार का शोक मतलब दुख। तो ये आगे चलते हैं कि दामोदर नदी। दामोदर नदी, इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार में स्थित प्लामू पहाड़ी से हुआ है। यह झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ से भारी तबाही लाती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है, जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। बेतवा नदी। बेतवा नदी उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, यानी इसकी स्टार्टिंग कहाँ से निकलती है। उद्गम का मतलब होता है कहाँ से स्टार्ट होती है। यह रायसेन जिले में, रायसेन है जो जिला है मध्य प्रदेश का, कुमरगांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इस नदी की लंबाई 475 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी पर माता टीला एवं राजघाट बांध निर्मित है। इसके बाद आती है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। यह मध्य प्रदेश के रीवा एवं सीधी जिलों से बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती। सोन नदी की लंबाई लगभग 775 किलोमीटर है। इस नदी पर बाढ़ सागर परियोजना एवं रिहंद परियोजना संचालित है। इस पर दो परियोजनाएं कौन कौन सी आप याद कर लें कि बाढ़ सागर और रिहंद परियोजना, जो कि सोन नदी पर चल रही हैं, संचालित हैं। इसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इस नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से 5150 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है तथा भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद यह देहांग, जब ये तिब्बत में रहती है तो सांगपो, और जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है तो इसे देहांग कहलाती है। असम में ब्रह्मपुत्र। इसके बाद बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। फिर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद दोनों की सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, यानी 2900 किलोमीटर, तथा भारत में यह 916 किलोमीटर बहती है, यानी लंबी है। इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजेली द्वीप स्थित है। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजेली द्वीप। अगर आपको द्वीपों के बारे में नहीं पता है, द्वीप, तो इसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, यहाँ से आप डायरेक्टली इसे देख सकते हैं। इसके बाद आता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में, यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई गुजरात में भड़ोच के निकट, इन जो कुछ नाम दिए गए हैं तीर्थ स्थलों के, उनको आप याद कर लें, जिससे आपको
कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं अभी, तो उसमें ऐसे ही पॉइंट पूछे जाते हैं। खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी। इस नदी पर इंदिरा सागर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना, इसमें कौन कौन सी परियोजना कार्य कर रही हैं अभी? सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है। इसमें 2-3 परियोजना सम्मिलित की गई हैं, उनको आप याद कर लें। अब आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या है कि इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई नगर के पास हुआ है। किसके पास हुआ है? मुलताई। यहाँ देख सकते हैं, मुलताई नगर के पास हुआ है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई गुजरात में सूरत के निकट खंबात खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। अगर आपको सभी नदियों की लंबाई के बारे में पता करना है तो किस नदी की कितनी लंबाई है और कहाँ से कहाँ पर गिरती है, कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहीं से आप इसको देख सकते हैं। चलते आगे। इसके बाद महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के, महानदी आप जानते होंगे, महानदी छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सेहमा पहाड़ी से होता है। ये भारत की प्रमुख नदी चल रही हैं। यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में 857 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बना है। किसमें? उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध बना हुआ है इसी नदी पर। अब आते हैं गोदावरी नदी। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। महाराष्ट्र में नासिक जिला है, वहाँ से निकलती है गोदावरी। अब देख सकते हैं, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पठार को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर आते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के मालेश्वर निकट एक झरने से निकलती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्री सैलम परियोजना निर्मित है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से हुआ है। कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। यह नदी 800 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आते क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है। इस नदी के किनारे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है। अब आते हैं लास्ट, एक और रह जाती है ओनली, साबरमती। इस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से हुआ है। अरावली पर्वत जो कि मुंबई साइड पड़ता है, यह तथा गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी कर्क रेखा उसको 2 बार क्रॉस करती है। एक बार बैक जाती है, उसके बाद फिर वापस कुछ घूमकर फिर दोबारा से निकल जाती है।
इसके बाद आती है साबरमती नदी। साबरमती आश्रम, जो कि साबरमती आप जानते होंगे, जो कि गांधी से रिलेशन करता है, गांधी जी। उदयपुर, साबरमती राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर बसे हुए हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर गांधीनगर लिखा हुआ है। तो थैंक्स फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि आपने पूरा वीडियो देखा। आपको जो भी समझ में नहीं आया हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी, या आपके साथ जो सहपाठी पढ़ रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं, तो वो आसानी से देख सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।